हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। क्लास 12 का फिजिक्स का वीडियो कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 12 में फिजिक्स में लगभग दर्पण के बारे में देख लिया था। दर्पण में गोली दर्पण और समतल दर्पण हमने देख लिया था। समतल दर्पण मैंने आपको गोली दर्पण के बाद हमने गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में मैंने बता दिया था। कुछ मुख्य पॉइंट्स थे, मैंने उसको बता रखा है आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फोकस कह सकते हैं दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, या बोल सकते हैं हम आज मेरे बच्चों ने देखने वाले हैं आज गोली दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। यानी आप लोग जो क्लास 10 में पढ़ रखे हैं दर्पण सूत्र है ना, दर्पण सूत्र, दर्पण की फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध आपने पढ़ रखा था। वहां पर जो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, उसी का डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के लिए क्या आता है आपका, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण को लेकर इसके लिए निकालेंगे कि जो आपका दर्पण सूत्र आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण लेने के बाद मैंने क्या किया, ये आपको अवतल दर्पण लिया, इसको मैंने मान लिया कि अवतल दर्पण m1 और m2 है। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से मैंने u दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, एक बिंदु वस्तु O ली। मैंने क्या लिया, कहां से, ध्रुव P से एक बिंदु वस्तु u दूरी पर एक बिंदु वस्तु क्या है, O स्थित है आपका। कहां से, P से माइनस u दूरी पर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, अब जब यहां से किरण आरेख मैंने गुजारा तो क्या हुआ, जाने के बाद यहाँ का परावर्तन हुआ। इसका परावर्तन होने के बाद जब आपको मालूम है जब परावर्तन होगा तो यहाँ पर अभिलंब भी होगा। आप ये बोल सकते हैं सीधी सी बात, जैसे कोई आपका गोली आकृत है, भाई आपका गोला ही होगा, आपका गोला है ना, गोले से काट के बनाया गया होता है। तो गोला है, तो अगर इस गोले के किसी पृष्ठ पे आपको लंब खींचना है ना, किसी बिंदु पर आपको लंब खींचना है, सबसे पहले उस बिंदु पर आप, जिस बिंदु पर आपको लंब खींचना है उस बिंदु पर स्पर्शी खींचिए। स्पर्शी खींचेंगे तो इसके सेंटर इसको मिला देते हैं तो क्या होता है, हमेशा ये लंब होता है। इस पर आपने पढ़े रखा है पहले से कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, ये भी आपका क्या है, गोला ही है। इसकी जो त्रिज्या होगी इस पर लंब होगा, है ना, इसकी जो त्रिज्या होगी इस पर लंब होगा, इस बिंदु पर। क्लियर बात है, तो ठीक है, मतलब आपका क्या है, इस पर लंब है कौन, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होता है आपका भाई, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो मतलब कहां से होके जाता है, सी से ध्रुव P के बीच दूरी, यही था वो घूम रहा है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। क्लियर बात है, ये आपका वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, कहां से हो जाएगा, सी से होके जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। तो चलिए इसको मैं अल्फा कोण मान लेता हूँ, इसको बीटा कोण मान लेता हूँ और इसको गामा कोण मान लेता हूँ। ठीक है, क्लियर बात है। अब चलिए हम करते हैं थोड़ा सा इसमें माना फलाना स्थिति के बारे में मतलब लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, आखिर में किरण आरेख बना कैसे। ठीक है, तो इसमें लिखोगे आप लोग, माना एक दर्पण, माना एक अवतल दर्पण m1 m2 है। क्या है, माना एक अवतल दर्पण m1 m2 है, जिसके ध्रुव P से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर I पर प्राप्त होता है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर I पर प्राप्त होता है और वक्रता केंद्र C है। बस इतना आप लिख दिए चित्र के बारे में, हो गया आपका, है ना। अब ये सब चीजें आपको लिखनी है अपने से, ठीक है ना। फिर से एक बार बोलता हूँ क्या लिखना है, माना एक अवतल दर्पण m1 m2 है, जिसके ध्रुव P से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, जिसका दर्पण से प्रतिबिंब I प्राप्त होता है या I बिंदु पर प्राप्त होता है। ठीक, इस बात चित्र में सब कुछ लिखा ही है, ये अल्फा कोण है, बीटा कोण है, गामा कोण है। क्लियर बात है। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग आ जाइए। अब आपको सोचना है, ये किरण गई यहाँ पर, किरण जाने के बाद परावर्तित हुई और इनके बीच में ये अभिलंब है ना। तो इसका मतलब ये आपका आपतन कोण हुआ I, हुआ ना आपतन कोण I, और ये आपका परावर्तन कोण हुआ R। क्लियर चीज है, क्लियर है। तो आप थोड़ी देर त्रिभुज OMC में आ जाइए, त्रिभुज OMC
त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में आएंगे, देखिए क्या होता है, बहिष्कोण प्रमेय आपने पढ़ रखा है पहले से। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, कोई त्रिभुज आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, इसका ये आपका बहिष्कोण है, तो ये जो बहिष्कोण होता है, मान लीजिए ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा और गामा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो अल्फा होता है इन दो कोणों के बीटा और गामा के योगफल के बराबर होता है, ठीक है, बहिष्कोण। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ही बहिष्कोण प्रमेय का प्रयोग यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज OMC में, ये देखिए इस त्रिभुज के लिए OMC, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण कौन बना, देखिए ये बीटा, बीटा बहिष्कोण बन रहा है, देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा बीटा इक्वल टू I प्लस अल्फा हो जाएगा। कहाँ से हुआ, ये बहिष्कोण प्रमेय से हुआ, ये मैंने बहिष्कोण प्रमेय से किया, ठीक है, ये बहिष्कोण प्रमेय से हो गया। यहाँ से I का मान निकालिए, आपका हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। ओके, अब आइए इस त्रिभुज में देखते हैं MCI या MIC, त्रिभुज MIC में आ जाइए, त्रिभुज MIC में, त्रिभुज MIC में आएंगे, देखेंगे त्रिभुज MIC में ये R है आपका, ये बीटा है, ये गामा है, ये R है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। तो आपका ये जो गामा होगा, गामा जो है बीटा और R के योग के बराबर होगा, क्लियर है। देयरफॉर आपका हो जाएगा गामा इक्वल टू बीटा प्लस R, ठीक है। आपका देयरफॉर R इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस का गामा माइनस का बीटा, गामा माइनस का बीटा आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। अब आप लगा लीजिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये बताइए, परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है ना, परावर्तन नियम से I बराबर R होता है। तो रखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस का बीटा, बीटा को इस तरफ लेके जाओ, अल्फा को उस तरफ लेके जाओ, तो आपका हो जाएगा बीटा बीटा 2 बीटा हो जाएगा, इधर आएगा तो ये आएगा बीटा प्लस हो जाएगा आपका, अल्फा उस तरफ ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस गामा, ये आपका आ गया समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब करना क्या है आपको, बीटा गामा अल्फा इन सब का मान आपको रखना है, ठीक है, इन सब का मान हम रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सिंस आपका होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, क्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो देखिए कोण, कोण आपका अल्फा बीटा गामा है। अब कोण में लेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा का मान निकालते हैं, देयरफॉर अल्फा का मान निकालते हैं। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ अल्फा कहाँ है, अल्फा आपका ये है, ठीक है, ये कोण अल्फा है, इस कोण अल्फा के लिए जो चाप होगा, चाप चाप आपका ये हो जाएगा, ये पूरा ये आपका चाप हो जाएगा MP, ठीक है, MP आपका चाप हो जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, MP आपका चाप हो गया। इसके बाद त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी त्रिज्या होगी, ठीक है, यानी कि MP अपान OP, अल्फा हो जाएगा आपका MP अपान OP, ओम प्रकाश में समझिएगा इसको, ठीक है। तो आपका अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान ऐसे निकालते हैं, बीटा का मान क्या आएगा आपका, देखिए बीटा आपका ये है, इसके लिए चाप ये होगा और त्रिज्या ये होगी, तो चाप यानी MP इसमें भी है, MP अपान ये त्रिज्या होगी इसकी, अब कहाँ से कहाँ तक, C और P, यानी CP आपका त्रिज्या हो जाएगा। गामा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा, ये कोण आपका, इस कोण के लिए त्रिज्या ये होगा, चाप ये होगा, तो आपका क्या हो जाएगा MP अपान IP, MP अपान IP, अल्फा बीटा गामा तीनों का मान निकल गया। आप इन तीनों को उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए, आपका जो निकालना वो आ जाएगा। देखिए 2 टाइम्स बीटा का मान हमने क्या, बीटा का मान निकाला MP अपान CP, MP अपान CP हो गया। अल्फा प्लस गामा, अल्फा का हमने निकाला MP अपान OP प्लस MP अपान OP प्लस MP अपान IP, गामा का मान है MP अपान IP। देखिए MP 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 सब जगह दिख रहा है, तो MP और MP बर्बाद हो जाएंगे,
आपका बचेगा 2/CP इक्वल टू 1/OP प्लस 1/IP, है ना, ये आपका हुआ। अब देखिए सबकी वैल्यू रखिए, CP का मान क्या है, OP का मान क्या है, IP का मान क्या है, क्लियर है चीजें। चलिए देखिए क्या होगा। CP आपका ये है वक्रता त्रिज्या। अब बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, CP, ये आपकी दूरी होगी माइनस का R, होगा ना माइनस का R। वक्रता त्रिज्या इस ओर ले रहे हैं बाई ओर, तो निगेटिव में होगा, आपका माइनस R हो गया, तो 2/माइनस का R हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल टू 1/OP। OP मान देखिए, O आपका इधर है, P इधर है, माइनस का U, O से P की दूरी, ये वस्तु है, ये ध्रुव P है, इनके बीच दूरी माइनस का U हो गया। IP का मान देखते हैं क्या है, IP आपका ये है, देखिए प्रतिबिंब, ये आपका कहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ मिल रहा है ना, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, तो आपका ये प्रतिबिंब बना, आपका इसकी दूरी कितना, माइनस का V हो जाएगा, आपका माइनस का V हो जाएगा, ये माइनस का U है, ठीक है। अब देखिए R और F में मैंने एक संबंध आपको बता रखा है ना, R और F में आपको संबंध में बता रखा है कि F बराबर क्या होता है, R/2, या यहाँ से R का मान निकालेंगे तो 2F हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर रख देंगे हम इस वैल्यू को, ये माइनस का 2/2F हो जाएगा, यहाँ हम स्मॉल f लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल f, तो आपका क्या हो जाएगा, 2/2 इंटू F हो जाएगा, इक्वल टू माइनस कॉमन करेंगे तो 1/U प्लस 1/V आपका आ जाएगा, माइनस माइनस आपका बर्बाद हो गया, इधर 2 से 2 बर्बाद हो गया, आपका फाइनल जो आया, फाइनल जो आपका आया वो आपका आया 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, ये आपका हुआ अवतल दर्पण से, या फिर बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र, फोकस दूरी यानी F, U और V में संबंध। तो डिस्टेंस आप इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके गाइस, हाँ बच्चों, अब आते हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि F, U और V में संबंध देखने की कोशिश करते हैं। अब उत्तल दर्पण से कैसे क्या होता है ना, आता आपका वो भी वही है, बस इससे किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करने को आ गया अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से, तो किस प्रकार आप प्रूफ करेंगे उसको हम देखते हैं यहाँ पर। आइए, बहुत सिंपल तरीके से आपका वही चीज, इसके पहले जो आप अवतल दर्पण कर रखे हो वैसे ही आपका उत्तल दर्पण का भी है। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या माना, एक उत्तल दर्पण लिया, आपका मैंने क्या किया, एक उत्तल दर्पण लिया, इस उत्तल दर्पण को मैंने M1 और M2 मान लिया कि M1 M2 इसका नाम है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण लिया, इसका जो M1 M2 है, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष, ध्यान दें, इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु क्या लिया मैंने, एक बिंदु वस्तु O लिया, है ना, एक बिंदु वस्तु लिया जो किस पर है, O पर स्थित है, ठीक, जिसका दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। आभासी कहने का मतलब है जैसे यहां से किरण आ रही आपकी गई, जब यहां से किरण आ रही गई तो यहां से क्या हुआ, परावर्तन हो गया, किरण इधर चली गई, अब जब किरण इधर चलेगी प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना। तो क्या हुआ, इसको हमने पीछे बढ़ाया, देखा हमने मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रहे थे, यानी यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अब ये अपवर्तन यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आपको अभिलंब प्राप्त होगा। जब अभिलंब को पीछे बढ़ाएगा, आपको मालूम है कि पृष्ठ पर लंबवत पड़ने वाली किरण कहाँ से हो जाती है C से, तो ये C से पे जाके मिलेगी, ठीक है ना। तो आपका ये हुआ, चलिए चित्र के बारे में समझाएगा आपको। तो देखिए चित्र के बारे में क्या लिखना है आपको, थोड़ा सा आप क्या राम कथा इसकी लिख दिया करिए, है ना, चित्र के बारे में जो आपको मालूम है राम कथा उसको आप थोड़ा लिख दिया करिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप समझ लीजिए, बाकी आप लिख लीजिएगा क्या लिखेंगे इसमें। माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है, जिसके ध्रुव P से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, एक बिंदु वस्तु O है, जिसका दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। बस इतना लिख देना बहुत है आपका। अब आते हैं, देखिए हम मान लेते हैं ये कोण आपका अल्फा है, ये कोण आपका बीटा है और ये कोण आपका गामा है, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अल्फा बीटा गामा मैंने कोण मान लिया।
तो ये सबसे पहले मैं लेता हूं त्रिभुज यम ओ सी में, त्रिभुज यम ओ सी बोल सकते हैं या ओएमसी या यमओसी बोल दो, त्रिभुज यम ओ सी में ध्यान से देखिएगा ये त्रिभुज पूरा मैंने लिया, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ना ये पूरा, इस बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान देना ये वाली भुजा सीधे गई बाहर तक, आगे तक बढ़ गई है, तो इसमें ये बहिष्कोण बनेगा, ये आई जो दिख रहा है बहिष्कोण बनेगा। ठीक है, जब आई बहिष्कोण होगा तो आप क्या लिख सकते हो, मैं आई इक्वल टू लिख सकते हो आप, आई किसके योग के, अल्फा और गामा के योग के बराबर होगा। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। तो गाइस सेकेंड पे आते हैं, यानी कि आप दूसरी बार देखते हैं इसमें कौन सा त्रिभुज लेंगे, दूसरी बार त्रिभुज लेते हैं यम आई सी, त्रिभुज यम आई सी में आते हैं, त्रिभुज यम आई सी में आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका ध्यान से देखिएगा ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, अब आप ध्यान से सोचो ये आपका गामा है, ये देखो ये एक रेखा ये गई है, एक रेखा ये गई है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जो आर है ये इस कोण के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये भी आपका आर हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज में आपका ये आर हो गया, ये गामा हो गया, ये बीटा हो गया, ये देखिए इस भुजा को आगे बढ़ाएगा, ये बीटा बहिष्कोण होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए किससे आपका हुआ, ये बहिष्कोण प्रमेय से ये हुआ आपका, बहिष्कोण प्रमेय से आपका बहिष्कोण प्रमेय से हो गया। एमआईसी में आएंगे तो आपका बीटा इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस गामा, आर का मान यहां से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा बीटा माइनस का गामा, इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा परावर्तन के नियम से। अब यहां भी लिख दीजिएगा किस कारण से यहां पर हुआ है, बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय से। अब देखिए परावर्तन का नियम जब यहां पर लगाएंगे, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई आपका होगा आर के बराबर, आई अब क्या होगा आर के बराबर होगा, तो आई आपका कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा है, और आपका आर कितना है, बीटा माइनस का गामा है। ठीक है, बीटा माइनस का क्या है, गामा है। क्लियर है, अब देखिए गामा को इस तरफ लेके आएंगे और सबको उस तरफ ले जाओ, तो 2 गामा हो गया आपका, इक्वल टू आपका हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड मान सकते हो। यहां से आप करना क्या है, आपको अल्फा बीटा गामा का मान रख देना है। ठीक है, सिंस आप जानते हो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। क्लियर है, तो आप देखिए यहां से निकालिए सबकी वैल्यू, अल्फा का मान निकालिए, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा को ध्यान से देखना, अल्फा आपका ये है। अब इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए त्रिज्या ये पूरी हुई, त्रिज्या क्या हुई, ओपी हो गई, और चाप क्या हुआ, ये पूरा चाप आपका ये हुआ। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ध्यान देना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, चाप आपका एमपी हुआ, मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, और आपका त्रिज्या क्या हुई, ओपी। ठीक है, अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान निकालेंगे, बीटा कैसे निकलेगा, देखिए बीटा आपका ये है, अब बीटा के लिए ये आपका क्या होगा, त्रिज्या होगी, और ये आपका क्या होगा, चाप, ये पूरा त्रिज्या हुआ, तो ये पूरा चाप हुआ आपका क्या, एमपी चाप हुआ आपका, ये क्या हुआ त्रिज्या, तो आपका क्या हो जाएगा, एमपी अपान आईपी। क्या हुआ चीज आपको। ठीक, आते हैं गामा की बात करते हैं, गामा की का मान निकालते हैं, गामा का मान क्या होगा, देखिए ये आपका गामा है, यानी बिंदु सी, यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, और ये आपका चाप होगा, यानी कि आपका हो जाएगा एमपी अपान सीपी आपका हो गया। क्लियर चीजें। अब चलिए तीनों का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से सॉरी समीकरण 1 नहीं भाई, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, समीकरण 3 से,
समीकरण 3 में रखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान। देखिए 2 गामा का मान मैंने क्या लाया, MP अपान CP इक्वल टू अल्फा का मान मैंने लाया MP अपान OP, बीटा का मान आया MP अपान IP। समझ में आया आप लोगों को? MP तीनों जगह MP है तो MP से MP बर्बाद हो जाएगा, है ना। 2 अपान CP बचेगा, आपका 1 अपान OP बचेगा, और इधर आपका 1 अपान IP बचेगा। जल्दी आप क्या करिए, सबका CP OP और IP का मान रख दीजिए, नहीं तो CP OP और IP क्या होंगे, नाराज हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो जल्दी से करिए, इनका मान रखिए। CP का मान क्या है, CP आप ढूंढिए कहाँ, पहले CP आपका ये C से P, ये आपकी C से P की दूरी क्या है, C से P की दूरी को ही तो R बोलते हो, इस तरफ दूरी से पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, C से P की दूरी क्या है, तो आपका हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, आपका हो जाएगा 2 अपान 2/R हो जाएगा आपका। इधर आपका OP 1 अपान OP मतलब आपका देखिए ये है O से P, ये आपका माइनस का U है, क्या ये माइनस का U है आपका। क्लियर बात है, ये आपका माइनस का U। अब इसको हम चर्चा करते हैं। हाँ तो देखिएगा क्या होगा इसमें, अब 2 अपान R 1 अपान माइनस का U, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे किसका, IP मान रखोगे, IP क्या लिखिएगा, IP ये है आपका V 1 अपान V। ध्यान दीजिए कहीं से आपके थोड़ा सा गलती होगी सवाल में। ठीक है, इसमें गलत ये हुआ है, आपने जब यहाँ पर अल्फा को उधर ले गया तो आपको अल्फा माइनस में हो गया। ठीक है, आपका अल्फा निगेटिव में हो गया। ठीक है, अल्फा यहाँ निगेटिव में, तो अब ये अभी आपका क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, ये भी आपका निगेटिव में आएगा, यहाँ निगेटिव में आएगा, निगेटिव प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 अपान R हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 1 अपान U प्लस 1 अपान का V। ठीक है, अब R का मान आप जानते हो 2 अपान 2F हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान का V। क्लियर है, आपका 2 से 2 बर्बाद हो गया, 1 अपान F है स्मॉल f ओके, 1/F इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान V। तो डिफरेंस ये हुआ आपका दर्पण का सूत्र। ओके, ये हुआ क्या आपका दर्पण का सूत्र, दोनों से उत्तल और अवतल दोनों दर्पण से हमने दर्पण सूत्र बना लिया। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कम आगे की ओर बढ़े। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ बच्चों, अभी हमने दर्पण सूत्र क्रिएट किया, अभी है ना, दर्पण सूत्र का डेरिवेशन किया। यहाँ पर क्या आया था, 1/F इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान V। अब देखिए इस फार्मूले का न्यूमेरिकल में प्रयोग कैसे करेंगे, हम इसके बारे में देखते हैं, है ना। आपको 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान V दे रखा है। गाइस, आपको ध्यान देना है, पहली बात तो आपको ये मालूम है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है ना, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाती है। तो आपको ये मालूम है कि हमेशा जो ध्रुवी से वस्तु की दूरी होगी यानी U का मान आपका नेगेटिव ही आएगा। अगर आपका U दिया गया है उसको नेगेटिव में ही हमें लेना है। ठीक है, यानी U सदैव नेगेटिव में होता है। अब आपको एक बात ध्यान देना है, इस सूत्र में जो आपके ये साइन दिए गए हैं F, U और V, इनको जब भी न्यूमेरिकल में प्रयोग करना है तो इनको चिन्ह सहित रखना है। कैसे रखना है, चिन्ह सहित रखना है। देखिए इसमें क्या दे सकता है कि किन्हीं दो राशियों का मान दे देगा आपको, तीसरे का मान पूछ लेगा। तो जो दो राशियां आपको दी जाएंगी उन दो राशियों को चिन्ह सहित रखना है, और तीसरी राशि को चिन्ह सहित नहीं रखना है, वो अपने आप चिन्ह सहित आएगा। ठीक है, आपको दो राशियां अगर दी गई हैं, तीसरी राशि का अगर आपको मान पूछ रहा है तो दो राशियों को आपको चिन्ह सहित रखना है। कोई भी दो राशि हो आपके, है ना, वो कोई भी दो राशि आपके हों तो उन दोनों राशियों को आपको चिन्ह सहित रखना है। और जो राशि आपको निकालना है ना, जो राशि आपको निकालना है वो राशि आपका चिन्ह सहित आएगी, है ना।
क्लियर है। और दूसरी बात इसमें ये जानते रहना है u यानी कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए u का मान अगर आपको मान दे रखा है तो हमेशा उसको नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक, दोनों दर्पणों के लिए ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है ना। रेखीय आवर्धन क्या होता है इसको समझते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या होता है रेखीय आवर्धन इसको समझते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है आपका, बड़ा ही आसान सा आपका परिभाषा इसका हो सकता है। जैसे आप क्या है, कोई भी दर्पण ले लो, उस दर्पण से जो आप प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु ले लिया, आप मान लो कोई इतनी लंबी आपने वस्तु ले लिया, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका, है ना, इस वस्तु का कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपका इस प्रकार से। तो ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, तो ध्यान देना है रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसी से हम डिफाइन करेंगे। रेखीय आवर्धन होता क्या है, किसी भी दर्पण द्वारा वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, किसी भी दर्पण द्वारा बनने वाले वस्तु की किसी भी दर्पण द्वारा वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब, है ना, किसी भी दर्पण द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। या सिंपल सा बोल सकते हो कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं, पहले सूत्र को समझ लीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, यही आपका होता है रेखीय आवर्धन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, इसको समझिए। दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। मैंने क्या बोला, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहा जाता है। यहां पर आपका क्या है, वस्तु की लंबाई। हमने प्रतिबिंब बनाना सीख लिया है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीख लिया है। तो हमने वहां देखा भी था कि आपका हम वस्तु ले रहे थे, कभी कुछ बड़ी, है ना, कुछ लंबाई की हम वस्तु ले रहे थे, तो कभी हमें वस्तु से बड़ी आकृति, बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा था और कभी उससे छोटा प्रतिबिंब मिल रहा था, है ना। हमने देखा जब हम वस्तु को कुछ लंबाई का ले रहे थे तो हमें क्या हो रहा था, कभी वस्तु जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था वो कभी वस्तु से छोटा बन रहा था तो कभी वस्तु से बड़ा बन रहा था, है ना। तो यहाँ पर इसे हमने क्या बोला कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपका रेखीय आवर्धन क्या होता है, दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या लिखेंगे, दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। और याद रखना है रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन राशि, मात्रकहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं होता इसका। जब कोई मात्रक नहीं होता तो कोई विमा भी नहीं होती है, तो इसका विमा भी नहीं होती है। जब मात्रक ही नहीं तो विमा कहां से होगी, विमा भी नहीं होती है। ठीक है, बातें क्लियर होगी आपकी। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी विमा भी नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं इसमें हम, अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई को आई माने और वस्तु की लंबाई को ओ माने तो आपका फार्मूला बन जाता है यम बराबर आई अपान ओ। क्या बन जाता है, यम बराबर आई अपान ओ।
डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यम का मतलब समझिएगा। यम का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ ध्यान से देखिए, ये आई मतलब इमेज की लंबाई, आई मतलब इमेज की लंबाई, वो मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आई बराबर आपको हो सकता है यम इंटू ओ, यम इंटू ओ मतलब ऑब्जेक्ट, जीरो मत समझिएगा, ठीक है, वो मतलब ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक, ये आपका। अब समझिएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है, आपका लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन यह बताता है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना गुना छोटा या बड़ा बना है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना छोटा या बड़ा बना है, ये बताता है। यहाँ देख लो, आई बराबर यम इंटू ओ है, यानी यह एक संख्या होता है। क्या होता है, यह एक संख्या होता है, क्योंकि यहाँ देखो कोई मात्रक नहीं है, संख्या कोई मात्रक होता है नहीं, तो यहाँ कोई मात्रा नहीं है, मतलब एक संख्या है। यह एक ऐसी संख्या होता है जो यह बताता है कि वह प्रतिबिंब हमारा वस्तु से कितना बड़ा या छोटा बना है। जैसे आपको मालूम है, जब आपने दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखा था, वहां पर जब वस्तु हमारा सी पर रहता था, है ना, जब वस्तु हमारा वक्रता के सी पर रहता था, तो प्रतिबिंब भी हमारा यहीं आकर नीचे ही बनता था, अवतल दर्पण में यहीं आकर नीचे बनता था और समान लंबाई का बनता था। जब यहाँ पर लंबाई आपका मान लो y है, यहाँ भी लंबाई आपका y है, तो देखो प्रतिबिंब की लंबाई भी y है, वस्तु की लंबाई भी y है, y बटा y कितना है, यम का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, यम का मान आपका 1 आ जाएगा, यानी यम का मान आपका 1 आ सकता है, यम का मान 1 आ सकता है, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन और ही मालूम है, आपको जब प्रतिबिंब बनाते थे तो कभी कभी आपको क्या होता था, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटा मिलता था, तो कभी कभी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा मिलता था। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप कह सकते हैं कुछ कंडीशंस, यम बराबर 1 का मतलब क्या है, यम बराबर 1 का मतलब है वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, यदि यम का मान ग्रेटर देन 1 हो, यम का मान 1 से बड़ा हो, यम का मान 1 से बड़ा होने का मतलब है, यम का मान 1 से बड़ा कब आएगा, जब आई बड़ा होगा। अगर हर आपका बड़ा होगा तो छोटा होगा। अगर आई मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई आपकी वस्तु की लंबाई से ज्यादा होगा, मान लो आपका अंश वाली संख्या ज्यादा है, तो हमेशा आपका 1 से बड़ी संख्या आएगी, है ना। तो यानी कहने का मतलब है, जब आपका इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से ज्यादा होगा, तो आपका क्या होगा, यम का मान 1 से अधिक आएगा। यानी इस कंडीशन क्या बोल सकते हैं कि वस्तु की लंबाई लेस देन प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। तीसरा कंडीशन से बन सकता है आपका यम इज लेस देन 1, यानी यम का मान जब 1 से छोटा है, यम का मान 1 से छोटा होने का मतलब है कि आपका ये वाली संख्या छोटी है और ये नीचे वाली हर वाली बड़ी है। नहीं कि आप जब 2/3 देते हो, हर में आपका बड़ी संख्या है और अंश में आपको छोटी संख्या है, तो ये हमेशा ही 1 से छोटी संख्या प्राप्त होती है, यानी कि इमेज की लंबाई छोटी होगी, प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी होगी। यानी कह सकते हैं यहाँ पर वस्तु, इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई छोटी होगी, वस्तु की लंबाई बड़ी होगी, वस्तु की लंबाई ग्रेटर देन प्रतिबिंब की लंबाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका रेखीय आवर्धन। मैं ऐसा करता हूं आपको रेखीय आवर्धन और दर्पण सूत्र बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन, दर्पण प्रकाश का अपवर्तन नेक्स्ट आपका टॉपिक लेके आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उस वीडियो का आप इंतजार करिए। लेकिन तब तक इस वीडियो को आप लोग पूरा एंजॉय करिए और आपको मजा आए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, खूब करिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। ओके गाइस, थैंक यू।